अभय जी, जी। प्रभु साहब का एक बयान और बयान बयान अभी 2 दिन पहले आया है, मैं कल देख रहा था, रोजगार जी। के अधिकार को लेकर के। और इनका ये कहना जी। है कि ये व्यवस्था जनित बेरोजगारी है, ये हम्म। कोई कृत्रिम बेरोजगारी है, सिस्टम हम्म। इसको जनरेट करता है। तो क्या सर से पूछे कि उन्होंने उनके बयान का आधार क्या है? आ, आ, ये भास्कर अखबार ने पिछले 5 दिन से लगातार वो बेरोजगारी का महासंकट नाम की एक सीरीज प्रकाशित कर रहा है, जिसके अंदर उन आंकड़ों से भरी हुई सीरीज है पूरी की पूरी। आज 5वां दिन है उसका। और आप बेरोजगारी के सवाल पे जो बातें कह रहे हैं, वो सारी बातें उसके अंदर गूंज रही हैं, प्रतिध्वनित हो रही हैं, वो सारी बातें उस सीरीज में। वो जो बातें, उन बातों को दोहराऊंगा नहीं। हम लोग पहले इस मंच पे भी कर चुके हैं, हम लोग लिखते भी हैं, आपसे शिक्षा प्राप्त करके उन बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। आज उन्होंने उसका एक उपसंहारात्मक, एक कंक्लूडिंग किस्त प्रकाशित की है, जिसमें उन्होंने 15 सूत्री फार्मूला दिया है कि इसके जरिए बेरोजगारी पर असर पड़ सकता है। ये उन्होंने 15 सूत्री फार्मूला दिया है। तो फार्मूला देने से पहले उन्होंने 7 तरह की बेरोजगारी बताई है कि इस देश में 7 तरह की बेरोजगारी है। एक बेरोजगारी है छिपी बेरोजगारी, वे लोग जो काम करते हैं पर आंकड़ों में नहीं दिखते, इनमें ज्यादातर कृषि व असंगठित क्षेत्र में है। दूसरी है संरचनात्मक बेरोजगारी, वे लोग जिन्हें काबिलियत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती या कोई नौकरी नहीं मिलती। तीसरी है मौसमी बेरोजगारी, वे जिनके पास सीजन विशेष में ही कोई काम होता है। चौथी है कमजोर बेरोजगारी, छोटा मोटा काम करने वाले लोग। पांचवा है तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजी से जॉब गंवाने वाले लोग। छठवीं है चक्रीय बेरोजगारी, धंधे में मंदी से छाटे गए लोग। सातवीं है घर्षण बेरोजगारी, एक नौकरी छोड़ने और दूसरी ज्वाइन करने के बीच खाली रहने वाले लोग। और इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। सबसे ज्यादा लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं कि यानी उन्होंने जो काबिलियत है उनके पास, जो पढ़ाई लिखाई है, जो ट्रेनिंग है, उसके मुताबिक उनको नौकरी नहीं मिलती। ये उन्होंने 7 तरह की बेरोजगारियां बताई हैं। और फिर बाद में उन्होंने बताया है कि यूनिवर्सिटीज को जो है वो जोड़ दीजिए। जो 15 उन्होंने तरीके सूत्र बताए हैं, उसमें एक तरीका ये है कि एक तो पहला तरीका ये है कि मनरेगा का शहरी संस्करण लाइए। ये आपको विवेक देवराय ने भी एक इस तरह का लेख लिखा था, आपको याद होगा। हालांकि विवेक देवराय हमारे बीच नहीं है अभी, उनका पहले देहांत हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये लेख लिखा था कि जो भी सरकार बनेगी उसको चाहिए कि मनरेगा का शहरी संस्करण लाइए। दूसरा, राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू कीजिए। तीसरा, स्कूली शिक्षा का सिलेबस बदलिए, उसमें रोजगार परक बनाइए स्कूली शिक्षा को। तीसरा है महिला कर्मियों का हिस्सा बढ़ाएं। चौथा है खाली पड़े सरकारी पदों को भरिए। एक देश एक परीक्षा आयोजित हो। स्किल गैप खत्म कीजिए। बेरोजगारों को भत्ता नहीं दीजिए बल्कि काम दीजिए। चौथा है सरकारी निजी भागीदारी बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नए उद्योगों का विकास कीजिए और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन दें। जनसंख्या बढ़ोतरी पर काबू करें। ये उन्होंने 15 सूत्र बताए हैं। और इनकी जो एक्सपर्ट पैनल है जिसके जरिए 15 सूत्र आए हैं, उनमें एक सुचिता दत्ता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन। दूसरे महेश व्यास हैं, एमडी और सीईओ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआई के। तीसरे हैं डीके जोशी, चीफ इकोनॉमिस्ट, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, क्रिजिल के। तो ये अभी चूंकि आज आज ही सब प्रकाशित हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार है, उसके अंदर ये चर्चा पिछले 5 दिन से लगातार चल रही है। अब आप इस पर कुछ कहें तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। जी हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है कि ये चर्चा होनी चाहिए कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर महिलाओं के लिए। और जो हमारे नौजवान हैं, जो शिक्षित नौजवान हैं, सब ज्यादा बेरोजगारी उनके ऊपर ही है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2022 अक्टूबर में रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें हमने बताया था कि 320 मिलियन यानी 32 करोड़ के पास तो कुछ ढंग का काम है, लेकिन 28 करोड़ है जिनके पास ढंग का काम नहीं है या काम बिल्कुल नहीं है। और जो डेफिनेशन जो सरकार इस्तेमाल करती है, वो कहती है कि अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो तो फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी कि महिला घर पे काम कर रही है, बच्चे कुछ अपने दुकान पे बैठे हुए हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, खेत में आदमी बैठा हुआ है तो वो भी काम कर रहा है। जबकि इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इसको जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बाहर कहा जाता है। तो आईएलओ की डेफिनेशन के सही है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो सभी काम कर रहे हैं,
घर पर महिला जो है वो खाना बना रही है, बच्चों को देख रही है, तो वो भी काम है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है वो है कि बाजार में आपको आमदनी मिल रही है उस काम से या नहीं मिल रही है, वो हमारे पीएलएफ जो डेफिनेशन है उससे भिन्न है। तो मेरा मानना है कि जो आईएलओ की डेफिनेशन है वो एक तरह से सही डेफिनेशन है, और उसके आधार पे अगर हम देखें तो अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको 4.4 लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 32 करोड़ को 140 करोड़ को सपोर्ट करना पड़ रहा है। जो महिला घर पे काम कर रही है लेकिन उसकी आमदनी नहीं है, जो नौजवान है जो शिक्षित है अपने दुकान पे बैठा है या खेत में बैठा है उसकी आमदनी नहीं है, तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है जो आदमी कमा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर 28 करोड़ को भी काम मिल जाए तो जो एक व्यक्ति 2.2 को करेगा तो खुशहाली बेहतर हो जाएगी। यानी कि गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी होगी उतनी गरीबी ज्यादा बढ़ी होगी, क्योंकि परिवार में उतनी आमदनी नहीं होगी। अब ये बेरोजगारी है क्यों, तो हम लोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसके कई कारण हैं, जिनमें सरकार की नीतियां एक कारण है, टेक्नोलॉजी एक और कारण है, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो एक कारण है, क्योंकि हमारा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अब संघर्ष क्षेत्र में जा रहा है। और मैंने तो 2008 में देखा था, अब तो और भी ज्यादा बिगड़ गई होगी बात। उस समय 80% हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा था संघर्ष क्षेत्र में और सिर्फ 20% जा रहा था असंघर्ष क्षेत्र में। तो जो 6% लोग काम कर रहे हैं संघर्ष क्षेत्र में उनके लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और जो बाकी जो 94% हैं उनके लिए सिर्फ 20% जा रहा है। और उसमें भी कृषि की दुर्दशा और ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 45% लोग काम कर रहे हैं और उनके लिए सिर्फ 5% जा रहा है। तो 5% जा रहा है 45% के लिए और 80% जा रहा है 6% के लिए, तो इससे गैर बराबरी बहुत बढ़ गई। तो ये जो गैर बराबरी जो बढ़ गई है उससे फिर बेरोजगारी पे और बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसकी जो और ज्यादा तो यानी कि सारा सिस्टम जो है जिसमें जो 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो जॉबलेस ग्रोथ के लिए जा रहा था और अब वो जॉब लॉस ग्रोथ के लिए जा रहा है। क्योंकि जैसे हमने देखा पहले बैंक में सारे काम करने के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, लेकिन अब सब हम मोबाइल फोन पे कंप्यूटर पे कर लेते हैं, तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया है 1990 के कंपैरिजन में, लेकिन जो स्टाफ है वो आधा हो गया। उसी तरह ट्रेड सेक्टर ले लीजिए, ट्रेड सेक्टर में जो हमारा जो ई कॉमर्स है वो 20-30% बढ़ रहा है और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे है इसकी वजह से। तो ये जो ई कॉमर्स है वो बहुत हाईली मैकेनाइज्ड है, तो वहां पे इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो कि जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह सेक्टर बाय सेक्टर अगर आप देख लें तो सब जगह इस समय लोगों की छटनी हो रही है। यहाँ तक कि आईटी सेक्टर में कॉल सेंटर्स बीपीओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि आप बॉट के जरिए वो आंसर दे सकते हैं, जो कि वहां पे आप बिठा रहे थे पहले बंदे को। और जो एआई आ रहा है उससे तो और भी ज्यादा ही होगा कि डॉक्टर का काम, इंजीनियर का काम, आर्किटेक्ट का काम वो भी एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, टीचर का काम भी रिडंडेंट होने के कगार पे है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। सरकार की जो आज नीतियां हैं वो संघर्ष क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं, असंघर्ष क्षेत्र को वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको मार्जिन पे कर दिया है। तो जो सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उसी को आप मार्जिन पे कर दे रहे हैं, और जो सेक्टर जनरेट नहीं करेगा उसको आप बढ़ा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण बजट में दिखता है। बजट में जैसे इस साल 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपके बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर और आईटी सेक्टर और पावर सेक्टर में। इनमें अब जॉब जनरेशन होता नहीं। पहले सड़क बनती थी, सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, अब सड़क बनती है वहां पे 10 लोग काम करते दिखते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और बड़े बड़े क्रेन्स के जरिए। तो वहां पे आज जो रोजगार नहीं पैदा होता, और जहां रोजगार पैदा होता है उसमें सरकार कटौती कर देती है। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, कृषि का क्षेत्र हुआ, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है उनको आप पीछे कर दे रहे हैं, और जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के फेवर में है उन्हीं को आप बढ़ा रहे हैं। और जितने आप फ्रेट कॉरिडोर और ये सब बनाएंगे हाईवेज वगैरह, तो उससे ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्सपेंशन होगा, वो रूरल एरियाज में भी पेनिट्रेट कर लेगा। तो उससे जो वहां का जो रोजगार था, जो छोटी छोटी इकाइयां थी, वही खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप देखें तो कृषि में 45% लोग काम कर रहे हैं और वहां पे जबरदस्त डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वहां पे भी ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइंस और थ्रेशर्स आ गए हैं। वहां पे भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी मैकेनाइजेशन चल रहा है। और जो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें 6000 बड़ी इकाइयां हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम इकाइयां हैं और 6 करोड़ माइक्रो सेक्टर है। ये 6 करोड़ जो माइक्रो सेक्टर है वही एमएसएमई का 97.5% रोजगार देता है।
और आप स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर को ही खत्म कर रहे हैं अपनी नीतियों के चलते। तो जो सेक्टर में रोजगार पैदा हो सकता है उसी को आप खत्म कर रहे हैं, और जहां पे जो रोजगार पैदा नहीं होगा संगठित क्षेत्र में, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो सरकार की जो नीतियां हैं इनका एक बहुत अहम रोल है। इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, और हम लोगों ने ये बात रखी थी जब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं कन्वीनर था, जो इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप का 2012 में, कि एक अर्बन जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह। तो तब से ये देश में बात चली कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की जरूरत है। तो 12 साल पुरानी बात है, और ये हम लोग बार बार कहते चले आए हैं कि ऐसी स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो शिक्षित नौजवान शहरों में है उसको काम चाहिए, उसको काम मिल नहीं रहा है। वो डिग्री उसकी कुछ है और वो कहीं नाली साफ कर रहा है, तो कहीं वो मैकेनिकल काम कर रहा है, या वो कहीं जो पकौड़े तल रहा है, या जो वेजिटेबल्स बेच रहा है। तो उसको काम देने के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें उनको काम मिल सकता है। उसी तरह रूरल एरियाज में तरह तरह के काम जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो और भी ज्यादा खराब है। तो वहां पे भी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब में काम मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जीएसटी ने बहुत धक्का लगाया स्मॉल सेक्टर और माइक्रो सेक्टर को, क्योंकि अब वो आपने उसको बाहर रख दिया तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वहीं रहा, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गया, तो डिमांड शिफ्ट कर गई। तो माइक्रो सेक्टर को जो धक्का लगा है वो जीएसटी की वजह से लगा, और जो नोटबंदी हुई उसने भी इसी माइक्रो स्मॉल सेक्टर को धक्का लगाया। तो ये जो गिरावट पे है, और जब ये माइक्रो सेक्टर स्मॉल सेक्टर गिरावट पे होगा तो बेरोजगारी अपने आप ही बढ़ेगी। इसलिए हमारा मानना है कि जीएसटी को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने ये सुझाव दिया कि कृषि में एमएसपी की जरूरत है, और कृषि में डाइवर्सिफिकेशन होगा एमएसपी लगाने से, और जो हमारा जो छोटे किसान हैं उनको फायदा उससे पहुंचेगा, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे माइक्रो सेक्टर में बढ़त होगी, तो उससे बढ़त होगी। और माइक्रो सेक्टर को फायदा होगा अगर हम एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो को अलग कर दें और स्मॉल और मीडियम को अलग कर दें। अभी हो रहा है कि जो भी नीति अनाउंस होती है उसमें मीडियम सेक्टर को फायदा पहुंच जाता है, लेकिन स्मॉल और माइक्रो को नहीं पहुंचता है, वहां तक वो नीति पहुंचती नहीं है। इसलिए माइक्रो सेक्टर को अलग करके उनके लिए अलग नीतियां बनाएं, और जीएसटी को रिफॉर्म कर दें। जीएसटी का रिफॉर्म हमने जो सिखाया, बार बार बात की है 2015 से, कि जीएसटी शुड बी अ लास्ट पॉइंट टैक्स। अभी भी वो लास्ट पॉइंट टैक्स ही है, लेकिन वो हर स्टेज पे कलेक्ट होता है, वो कलेक्शन भी लास्ट पॉइंट पे हो जाएगा। तो जो माइक्रो सेक्टर को और स्मॉल सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है जीएसटी से, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बातें हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में भी दी हैं, बार बार कहीं भी हैं पिछले 10-12 साल में। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये नेचुरल नहीं है, ये तो सिस्टम जो है जिसमें हमने जिस तरह का जीएसटी किया, जिस तरह की नीतियां बनाई, जिस तरह का हमने फाइनेंस सेक्टर बनाया है, वो सारा मिलके ये कर रहा है कि बेरोजगारी चलेगी। उसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि जैसे बिहार है, वो बैकवर्ड है, लेकिन उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑल इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से आधा है। मतलब ये हुआ कि जो बिहार पहले तो वैसे ही कमजोर है, जब उसकी सेविंग कम है, लेकिन उसकी आधी सेविंग बिहार से निकल के दिल्ली बंबई आ जाती है। तो जो इन्वेस्टमेंट बिहार में होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए जो सिस्टम जो हमने बनाया है कि इंक्लूसिव बैंकिंग का मतलब कि जो छोटी मोटी सेविंग भी है वो भी आ जाए बैंकों में, और बैंकों के जरिए वो कैपिटलिस्ट और बड़े बिजनेसमैन के पास चली जाएगी। तो इंक्लूसिव बैंकिंग से भी जो नुकसान हो रहा है, तो इसलिए जो ये सारा सिस्टम है, इसको रिफॉर्म जब तक नहीं करेंगे तो ये समस्या का हल नहीं निकलेगा। और खासकर अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें तो हमें और ज्यादा तेजी से कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या और ज्यादा गहरा जाएगी। और डर ये है कि अगले 5 साल में जैसे चैट जीपीटी 4 आया, 5, 6 आ जाएगा, तो हो सकता है 40-50% की बेरोजगारी पहुंच जाए। अभी तो जो ऑफिशियल आंकड़ों में दिखाते हैं 3%, 3.5%, सीएमआई दिखाते हैं 8-9%, वो जो अंडर एम्प्लॉयड है वो नहीं दिखाते हैं, पर अगर वो सारा जोड़ ले तो 40-50% तक ये बेरोजगारी पहुंच जाएगी। इसलिए उसके लिए कदम आज उठाने बहुत जरूरी हैं। किस प्रकार से? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार का कहना कि ये तो नेचुरल है, ये होगा ही, ये जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका ये है। लेकिन जो दूसरी तरह की इकोनॉमिक्स है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली है, वो कहती है कि इसमें सिस्टम बदलने से रोजगार हम पैदा कर सकते हैं। और वो कहाँ कहाँ करेंगे, उसके लिए अलग अलग सेक्टर में, जैसे कृषि है, माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, इसमें हम कैसे करें, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल विल डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन आज जो हमारा कंट्रोल पॉलिटिक्स पे है वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का है, वो अपने जो उनके फायदे के लिए होता है उसी तरह की नीतियां वो करते हैं। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करेंगे। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, तो 1.7 जहां पे एम्प्लॉयमेंट वो क्या ऑर्गेनाइज होगा?
वो क्या बैंकिंग करेगा, वो किस प्रकार से करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने उसके भी सुझाव दिए हैं कि जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, वो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए ये सिस्टम को बदलना ओवरऑल वो जरूरी है, लेकिन जो पॉलिटिकल इकोनॉमी आज की है वो उसको नहीं बदलना चाहती। वो जो आज की नीतियां हैं उन्हीं को आगे करना चाहती है। तो इसलिए फिर जब बेरोजगारी तो अपने आप ही बढ़ेगी, जो हमारे यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, उसकी परेशानी बढ़ेगी। और एजुकेटेड यूथ तो फ्रस्ट्रेशन में आज सब्सटेंस अब्यूज में जा रहा है, क्योंकि वो घर वाले बोलते हैं भाई तुम तो नालायक हो, तुमको काम नहीं मिला, हमने इतना पैसा खर्च किया, उसको वैसे काम नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए, तो वो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में चला जा रहा है। और ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग में जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो घर में छीना झपटी हो रही है। तो वायलेंस हैज एंटर्ड द होम्स आल्सो इन मेनी एरियाज। तो इसके सोशल और पॉलिटिकल असर भी हैं, क्योंकि अब ये जो बच्चा है जिसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई, उसको आप कुछ पैसा दे के आप अपना पॉलिटिकल काम भी करा सकते हैं, एक सेरा पूरी की पूरी तैयार कर सकते हैं कि इस तरह का काम कर लो, उस तरह का काम कर लो। तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक तीनों असर हैं इसके बेरोजगारी के। इसलिए हमको इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इस पर बहुत जल्दी तेजी से काम करना चाहिए। मैं सर आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। संतोष जी, मैं आपकी इजाजत से एक छोटी सी बात कहूंगा, लेकिन यहाँ दिख क्या रहा है, व्यवहारिक स्थिति है कि सरकार ने और शायद भारत जैसी दूसरी सरकारों ने भी जो जनता की नाराजगी है बेरोजगारी वगैरह की वजह से, उसके प्रबंधन का एक तरीका विकसित कर लिया है। और वो तरीका भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी की ताकतों ने हमें थमाया है कि भाई लोगों को आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए, लाभार्थियों की एक दुनिया बनाइए। इस तरीके से लोग डंडा लेके सड़क पर नहीं निकलेंगे और श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा विद्रोह जो है वो भारत में नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब कल इसको अर्थव्यवस्था को लेके एक बहस हो रही है। कल आंकड़ा आया था कि भाई जीडीपी गिर गया है काफी, पिछली बार 8 पॉइंट समथिंग था, 5 रह गया है, ये आंकड़ा। रेट ऑफ ग्रोथ कम हुआ है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में मामला गिर गया है। तो उसके ऊपर बहस हो रही थी। उसमें 2 अर्थशास्त्री भी भाग ले रहे थे, एक थे विजय सरदाना और दूसरे थे संतोष मेहरोत्रा, दोनों भाग ले रहे थे उसके अंदर। तो विजय सरदाना, उनको एमएसएमई के एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया जा रहा था, तो वो भी काफी आलोचना कर रहे थे सरकार की, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। उनका कहना यह था कि कंजम्पशन बहुत घट गया है, और वो इसलिए घट गया है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग निम्न आय वर्ग के लोग हैं, और जब महंगाई बढ़ती है तो उनका फिर कंजम्पशन घट ही जाएगा। वो तो केवल खाना खाएंगे और बाकी कोई चीज खरीदेंगे नहीं बाजार से। थोड़े बहुत पैसे बचेंगे तो उनको खर्च नहीं करेंगे। तो कंजम्पशन घट जाने से बाजार गिर जाता है पूरी तरीके से। तो ये चाहिए सरकार को कि इस प्रकार की स्थिति ना आने दे। संतोष जी जो बातें कह रहे थे वो तो हम लोग जैसी, आप जैसी बातें ही कह रहे थे संतोष जी, और वो उनको विजय सरदाना की बातों को चुनौती भी दे रहे थे। तो कुल मिला के ये है कि ये तो हम लोग बहस करते रहते हैं, लेकिन सरकार के पास में, केवल मोदी सरकार के पास नहीं, विपक्ष की सरकारों के पास भी, भाई अगर महायुति की सरकार ने 1,500 रुपए महीने लड़की बहन योजना के लिए दिया, तो हेमंत सोरेन की सरकार ने भी मैया योजना के लिए 1,000 रुपया दिया। तो वो 50 रुपए रोज दे रहे हैं महाराष्ट्र में। 1,500 का मतलब हुआ 50 रुपए रोज, और मैया योजना में 1,000 रुपए का मतलब हुआ 33 रुपए 33 पैसे रोज। तो वो अगर 50 रुपए रोज और 33 रुपए 33 पैसे रोज के बदले में वोट प्राप्त किए जा सकते हैं, तो और उनकी सत्ता बरकरार रह सकती है, तो उनको क्यों झंझट में पड़ेंगे कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी चेंज करें और बड़े बड़े अपने पूंजीपति आकाओं, कारपोरेट आकाओं की बात न माने, या अपने संसाधनों को उधर भेजने की बजाय जनता की तरफ लगाएं। वो क्यों मानेंगे? इसी तरीके से चलता रहेगा, और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये ब्रेकिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। देखिए, यही जो आपने कहा ना ब्रेकिंग पॉइंट, देखिए यही कैपिटलिज्म का क्राइसिस है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिकॉग्नाइज किया था 1980s के दशक में कि जो उनकी नीतियां हैं, उन नीतियों से गरीबी और बढ़ेगी। इसीलिए वहां तब बात हुई थी कि एक सेफ्टी नेट का प्रोविजन होना चाहिए। तो जॉली और अदर्स की किताब आई थी वर्ल्ड बैंक से 1987 में। उन्होंने कहा कि सेफ्टी नेट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो गरीबी बढ़ेगी और एक सोशल एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में 2004 के बाद फिर सेफ्टी नेट आए, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे टू फूड हो, चाहे मिड डे मील स्कीम हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये समाधान नहीं है।
समस्या का। तो जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसका समाधान नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे नोटबंदी है, उससे 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ असंगठित क्षेत्र को। फिर आपने देखा कि जीएसटी के लगाने से 10-12 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है। तो यानी कि पिछले 8 साल में करीब 96 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया असंगठित क्षेत्र को। और उसको आपने जो फ्रीबीज हैं उसके तौर पे अगर 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए साल दिया भी तो 25 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो यानी कि जब परचेजिंग पावर जो है असंगठित क्षेत्र की वो तो गिर गई करीब 70 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ये जो जितना दिया गया जो लाभार्थियों को, उससे कम से कम 5 गुना ज्यादा उनका नुकसान हो गया गलत नीतियों के वजह से। और इसीलिए जब डिमांड नहीं बढ़ती है तो डिमांड नहीं बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो संगठित क्षेत्र उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी गिर जाता है। तो 2017-18 के Q4 में सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि 8% की ग्रोथ रेट थी और वो 8 क्वार्टर में गिर के 3.1% हो गई पैंडेमिक के पहले। और पैंडेमिक के फिर हमको पता है कि वो गिरावट हुई। तो इसलिए जो ये अभी भी आप देखेंगे कि जब 8% की रेट ऑफ ग्रोथ धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। और क्यों? क्योंकि डिमांड जब नहीं होगी तो डिमांड कम होने से जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर असर पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ग्रोथ जब कम होगी तो संगठित क्षेत्र की भी ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े तो आते ही नहीं है। तो ये जो 7% 8% की ग्रोथ रेट कही जाती है वो तो संगठित क्षेत्र की ग्रोथ है। और जो कहा जा रहा है कि भाई ये तो अब 5% की रेट ऑफ ग्रोथ रह गई, तो मेरा मानना है कि अगर असंगठित क्षेत्र को इसमें जोड़ लें तो इस समय 1% से ज्यादा की ग्रोथ नहीं है। और जब सरकार कहती थी कि 8% की ग्रोथ रेट है तो उस समय 2-2.5% से ज्यादा की ग्रोथ रेट नहीं थी। तो इसलिए ये जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात 2015 से, और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने भी बात कर दी 2015 में कि जो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है कि यू पे फॉर वर्क डन, यू डोंट पे फॉर वर्क नॉट डन। और इसीलिए सब्सिडी के खिलाफ जो WTO में और सब जगह बात होती थी। तो अभी ये समस्या हो गई है कि जो कैपिटलिज्म का बुनियादी प्रिंसिपल है अब हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म के पास समाधान नहीं है इतनी बढ़ती जो बेरोजगारी का, इतनी जो समस्या जो इतने हमारे देश में 94% असंगठित क्षेत्र हैं उसकी समस्या का समाधान उनके पास नहीं है। तो इसलिए सिचुएशन और बिगड़ेगी। टेम्पररी लगता है कि अभी इलेक्शन में हमने फ्रीबी दे के हमने जीत लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन जो समस्या है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और ज्यादा बेतहाशा बढ़ेगी। उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होगी। तो हम लोग जैसे बार बार कहें टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से समाज में इंट्रोड्यूस करना है, उस पर कंसेंसस होना चाहिए कि हाउ कैन इट बी इंट्रोड्यूस इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। अभी तो अनाप शनाप जैसी टेक्नोलॉजी आती है उस पर होता है। अब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी देखा कि जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक थे, जो उन्होंने जो IBM से रिजाइन कर दिया कि भाई इसका डेवलपमेंट और नहीं होना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए जब तक कि हमें इसके बारे में और समझ ना आ जाए। क्योंकि उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ह्यूमन रेस को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो 2000 साइंटिस्ट ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन करके जो पर्चा पेश किया था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि AI को अभी रोक देना चाहिए डेवलपमेंट में। लेकिन जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं बड़े बड़े जो इस पे इन्वॉल्व हैं वो नहीं चाहते कि इस पे रोक लगे। तो एक तरह से जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, यानी कि अब ये हाथ से बाहर निकलती हुई बात है। तो हमारे देश में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा कि जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र हमारे देश में उतना दुनिया में और कहीं नहीं है, और असंगठित क्षेत्र एक तरह से हाशिए पे खड़ा है। तो जो 94% के ऊपर जो गलत असर पड़ेगा, चाहे आप फ्रीबीज दें, लेकिन उनके जो अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके हाथ में जो एम्प्लॉयमेंट नहीं होने से तो उनको जो डिग्निटी है वो नहीं होगी। वो एक तरह से लाभार्थी तो कुछ समय के लिए खुश होंगे, लेकिन उनको समाज में किस निगाह से देखा जाएगा, वो एलियनेशन भी बढ़ेगा। तो इसमें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर इस प्रकार से बेरोजगारी चलती रही तो ये प्रॉब्लम और जटिल हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसका असर ये होगा कि धीरे धीरे हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने समाज में। भारत जो देश है वहां पे जब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इस तरह से बढ़ेगी समस्या, जो एनार्की की तरफ जाएगा, तो उसका जो असर ये होगा कि हम देश को सही ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आज अगर हम नहीं देखेंगे तो आने वाले 2-3-4 साल में ये और भयंकर रूप धारण करेगा। उसका परिणाम जो है वो गलत होगा। इसलिए स्टेट्समैन वही होता है जो आगे की बात देख के करे। जो अगर आज के इलेक्शन की सोच के करेगा तो उससे जब आगे कंट्रोल नहीं होगा वो बात। और हमने देखा भी जहां जहां फ्रीबीज दिए जा रहे हैं, सरकार के बजट में भी अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट काफी बढ़ गया है, बाकी और बजट में भी डेफिसिट बढ़ रहा है।
तो अगर हम रोजगार देने की जगह ये फ्रीबीज से अपना काम चलाएंगे तो हमारे जो फाइनेंस है वो भी नहीं ठीक से चलेगा, और फिर हमें डायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ेगा जो अपने बिजनेसमैन वगैरह पे। तो बिजनेसमैन को भी सोचना चाहिए कि कौन सा हल बेहतर है बनिस्पत ये कि आज हम एक पैच वर्क करके जो चीजों को चलाएं। तो देश को हमको लॉन्ग टर्म में देखना है, मीडियम टर्म में देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म में देखना है। अभय, तो अब धन्यवाद दीजिए प्रोफेसर साहब को और उपसंहार कर नहीं, दीजिए। मैं तो बहुत आपने जो बातें कही मैं उस सबसे सहमत भी हूं और काफी कुछ उसको जानने को भी मिला। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि हम लोग एक विनाश की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि मेरे जीवन में उस विनाश को, हम लोग इस उम्र के इस दौर में, आप सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, लेकिन हम लोग भी उसी वरिष्ठता की तरफ जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि हम लोगों के जीवन में वो विनाश हम लोग ना देख पाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को वो विनाश जरूर देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि जो कॉर्पोरेट इकोनॉमी है वो इस विनाश को रोकने की इच्छुक है या उसको इस तरह की कोई चेतना भी है। वो लोग मानते हैं कि इसी तरीके से चलता रहेगा और हम लोग असंतोष का, नाराजगी का एक प्रबंधन करते रहेंगे। अभी हमने पहले सेफ्टी नेट पहला चरण था, फिर दूसरा चरण आ गया है, वो बेनिफिशियरीज की दुनिया बनाने का चरण आ गया है। अच्छा, हम लोग देखिए जो सेफ्टी नेट बनाया था हम लोग उसकी तारीफें करते थे, भाई रोजगार का अधिकार है तो हम लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा का अधिकार है बड़ी अच्छी बात है, सूचना का अधिकार है बड़ी अच्छी बात है, तो हम लोग ऐसी सरकार को प्रगतिशील और अच्छी सरकार मानते थे। अब आपकी बात से लग रहा है कि ये सारे हथकंडे भी उन्हीं के सुझाए हुए थे जो हमें अच्छे लगते थे, और लाभार्थियों वाला हथकंडा भी उन्हीं का सुझाया हुआ है, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम वाला हथकंडा भी उन्हीं का सुझाया हुआ है। तो सब कुछ वहां बनता है और हमें थमा दिया जाता है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसके ऊपर अमल करेंगे। हमारे पास अपना कुछ है नहीं सोच विचार जरा भी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इसके ऊपर विचार करता रहता हूँ, शायद विचार करते करते ही जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ व्यवहारिक रूप से कुछ हो नहीं पाएगा जमीन पर, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल ये निराशा की बात नहीं है, ये यथार्थ की प्रतीति है जो कि हम लोगों को होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से बहुत ही कम समय में ही हम लोगों के साथ जुड़ना पसंद किया। और संतोष जी तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं, और देखिए मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम जो है